हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुटेक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? दो एटम या दो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, जिसके कारण वो आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनके बीच में क्या बन रहा है? बॉन्डिंग बन रही है, इसलिए वो आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग जो है ये टू टाइप्स में कैटेगराइज हैं, इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर। ओके। इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर। अब इंटर एटॉमिक के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और मेटेलिक बॉन्ड। अभी आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? जैसे कि मान लो मेटल ने एक एटम दिया और नॉन मेटल ने वो एटम एक इलेक्ट्रॉन दिया। मेटल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और नॉन मेटल ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो उसमें क्या फॉर्म हो रहा है? आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। जैसे कि मान लो दो एटम्स हैं, वो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं, जिसके कारण उनका ऑक्टेट जो है वो फुलफिल हो जा रहा है और वो स्टेबल हो जा रहे हैं। तो इस तरह के बॉन्ड्स को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसमें भी टाइप्स होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ और एक आध टॉपिक ले लेंगे, एक आध टॉपिक एक्सप्लेन कर दूँगी। देन आ जाता है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड एक ही चीज़ है, इसमें भी शेयरिंग हो रही है। इसमें एक ही एटम शेयर कर रहा है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक ही एटम, दो इलेक्ट्रॉन। इधर पे दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इधर पे एक ही एटम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है दूसरे एटम से। उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? जैसे कि मान लो कोई भी कॉपर वायर है। अब कॉपर वायर में जो बहुत सारे एटम्स हैं वो आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे मान लो एक एटम ऐसा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे ढेर सारे, और एक और एटम होगा वो ऐसा होगा, उसमें भी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं और जो हमारा बीच में न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव चार्ज में होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये जो न्यूक्लियस रहेगा ये इसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे एटम्स रहेंगे, जैसे एक और एटम में बहुत सारे एटम्स रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एज ए ग्लू काम करेंगे। मीन्स ये क्या है? ये सारे एटम्स को मतलब जोड़ के रखेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, सब अपनी तरफ। ये वाला एटम जो है, ये वाला न्यूक्लियस जो है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सेम ऐसा मतलब सारे एटम्स में रहेगा, तो ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे। तो ऐसे बॉन्ड्स को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर में हम क्या पढ़ेंगे? वैन डर वाल्स फोर्स। वंडर वाल फोर्स क्या होता है?
जैसे कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में मतलब दो मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी गैस के दो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, उनके आपस में जो इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फॉर्म हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, वंडर वॉल फोर्स। ये भी 5 टाइप्स के होते हैं। सो हम इसमें आगे इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। सेकेंड आ जाता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है जैसे फ्लोरीन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन भी बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। हाइड्रोजन के कितने, अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये भी 2 टाइप्स में डिवाइड है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। ओके, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। अभी ये इंटरमॉलिक्यूलर जो है ये कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड फॉर्म करता है। और इंटर एटॉमिक जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, इसमें कितनी एनर्जी रहती है, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है इसमें, 200 to 400 kJ पर मोल। और इसका बॉन्ड जो रहता है ये 2 to 40 kJ पर मोल, बहुत कम होता है। इसका बॉन्ड वीक रहता है और इसका स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में हम ये सब हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें आएंगी। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे कॉजेज़, देख लेंगे कॉजेज़ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड होते क्यों हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद आयनिक बॉन्ड भी बहुत लंबा चौड़ा है। आयनिक बॉन्ड के अंदर हम क्या पढ़ लेंगे, आयनिक बॉन्ड के अंदर हम पढ़ लेंगे जैसे प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे इसकी। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर आ जाता है लेटिक एनर्जी, लेटिस एनर्जी। इसके अलावा फिर आयनिक बॉन्ड में जो कोवेलेंट परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है, वो हम पढ़ लेंगे। इसके अलावा इसमें हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे हम। देन उसके बाद हम लेटिस एनर्जी पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़। उसके बाद फिर हम परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर कितने हैं वो हम पढ़ेंगे। तो अभी आयनिक बॉन्ड के अंदर कितने कोवेलेंट कैरेक्टर हैं हम फजान्स रूल के थ्रू पता करेंगे। ठीक है, तो फजान्स रूल भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। आयनिक बॉन्ड के अंदर हम ये पढ़ लेंगे। इसके अलावा फिर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड में हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड में अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा, मीन्स इसमें लोन पेयर्स वगैरह होते हैं तो उसके कारण स्ट्रक्चर। अब आयनिक बॉन्ड में कैसे NaCl है तो हम डायरेक्ट NaCl, हाँ इधर से ऐसा बॉन्ड बना लिया, डायरेक्ट हम ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन इसमें क्या, इसमें फुल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर शेयरिंग होएगी तो वो हम इसमें पढ़ लेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है थियरीज ऑफ केमिकल बॉन्ड। थियरीज के अंदर हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
इसके बाद फिर हम पढ़ लेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। फिर इसमें बीच में कहीं हम डाइपोल मूवमेंट भी पढ़ेंगे, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो हम कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ लेंगे, डाइपोल जो रहेगा। थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्ड में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एक हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, वो हम इसमें कवर कर लेंगे। देन वेस्पर थ्योरी पढ़ लेंगे। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में। आज हम कवर करेंगे कॉजेस ऑफ केमिकल बॉन्ड, ओके। आज हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, उसके आगे फिर मैं आपको और वीडियोस बनाती रहूँगी और आगे के टॉपिक्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी, बनाती रहूँगी उसमें वीडियो। लेकिन आज हम कॉजेस पढ़ लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग के। सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, कॉजेस ऑफ केमिकल बॉन्ड। सॉरी, ये वेस्पर नहीं है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी। इससे हमें पता चलता है, इससे हमें स्ट्रक्चर का पता चलता है, ओके। सो ये सारे टॉपिक हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कॉजेस ऑफ केमिकल बॉन्ड। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम कॉजेस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, तो कोई भी कंपाउंड, कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल बॉन्ड क्यों बनाएगा? पहले हम लोगों ने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा था, वो बॉन्ड इसलिए बनाते हैं टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब आप कोई भी नोबल गैस ले लो, जैसे कि हमारी हो गई हीलियम, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। ये हमारे नोबल गैस हो गए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। सो ये जो हमारी नोबल गैस है, इसमें अगर हम हीलियम को छोड़ दें तो ये जितने भी नोबल गैस हैं, इनका अगर हम इनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 और NP6, ठीक है। जैसे अब हम नियॉन का देख लें तो 2s2 2p6, आर्गन का देख लें तो 3s2 3p6, क्रिप्टॉन का देख लें तो 4s2 4p6। सो ऐसा होता है। तो इनके मतलब आउटर शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 7 8, मीन्स ये 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर रहे हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए ये जो है ये स्टेबल है। नोबल गैसेस जितनी भी है हमारी स्टेबल है, इनर्ट गैसेस जो हैं, ठीक है। तो जितने भी एटम्स हैं वो स्टेबल होने के लिए, मीन्स नोबल गैस जैसा बनने के लिए, नोबल गैस जैसे स्टेबल होने के लिए इतने शेयरिंग कर रहे हैं, कहीं बॉन्डिंग बना रहे हैं, इसलिए बॉन्ड बना रहे हैं ताकि वो लोग स्टेबल हो जाएं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लें। तो पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था, वो लोग इसलिए बॉन्ड बना रहे हैं बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बना रहे हैं।
पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था, लेकिन ये चीज़ कहीं पे अप्लाई होती है, कहीं पे अप्लाई नहीं होती है। तो एक चीज़ जो कॉमन है, जो हायर क्लासेस में 11th-12th में पढ़ाई जाती है, वो ये है कि केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लोअर होनी चाहिए सिस्टम की, तो केमिकल बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, इसीलिए बनाते हैं, मतलब केमिकल बॉन्ड्स तो खैर स्टेबिलिटी के लिए बनाते हैं, लेकिन उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो लो होगी, तो मतलब वो स्टेबल कहलाएंगे। स्टेबिलिटी कब आएगी? उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो वो स्टेबल कहलाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये अप्लाई होती है, और ये मतलब ये कंफर्म चीज़ है। ये जो है ये थोड़ा मतलब फेल भी हो जाती है किसी किसी जगह पे। वैसे तो स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन स्टेबिलिटी तभी आएगी जब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी सिस्टम की। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक रिंग है, इसमें हमने एक बॉल ऊपर रखी हुई है और एक और रिंग है, उसमें हमने बॉल इधर पे रखी हुई है। तो बॉल ज़्यादा स्टेबल कहाँ होगी? इधर पे ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, इधर पे ज़्यादा स्टेबल होगी, इधर पे स्टेबल नहीं होगी, बिकॉज इधर पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाई है और इधर पे पोटेंशियल एनर्जी लो है। तो ऐसा सीन होता है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हमारे पास दो एटम हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह रखे हुए हैं, दूर रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस एटम का जो न्यूक्लियस है उसको हमने नाम दे दिया Na, और जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने नाम दे दिया Ea, और इसका जो न्यूक्लियस है उसको हमने नाम दे दिया Na, और जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने नाम दे दिया Nb, और इसको हमने नाम दे दिया Eb। अब अगर आप देखो Na और Nb, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मतलब रिपेल करेंगे एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा, ये नेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये भी आपस में रिपेल करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें Na और Eb की, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इनमें रिपल्सिव फोर्स है, ये रिपेल करेंगे। और सिमिलरली Nb और Ea, ये भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इनमें अट्रैक्शन होगा और इनमें रिपल्शन होगा। ठीक है, तो कोई भी एटम है उसको जब हम पास में ले जाएंगे, ये दो एटम हैं, इनको हम पास ले जा रहे हैं, तो ये पास तभी आएंगे जब इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, रिपल्शन अट्रैक्शन के मुकाबले ज़्यादा होगा, तो ही दो एटम पास में आ पाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। दोनों एटम के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो ये पास आएंगे पास आएंगे पास आएंगे, लेकिन एक टाइम पे आके दोनों पास आना रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके आगे रिपल्शन चालू हो जाएगा। तो इसी को हम बोल रहे हैं कि इनमें बॉन्ड फॉर्म हो गया, मतलब ये पास आ गए मीन्स इसमें बॉन्ड फॉर्म हो गया। इससे पास नहीं आएंगे, बिकॉज इससे पास आएंगे तो रिपल्शन चालू हो जाएगा।
ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। एक ग्राफ है बड़ा फेमस सा, कुछ ऐसा है। पोटेंशियल एनर्जी को ही शो करता है ये भी। तो ये जो है ये आर है। आर क्या है हमारे पास, एटम्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि आर की वैल्यू अगर हम इन्फिनाइट में डाल दें, एटम में आर की वैल्यू, एटम का डिस्टेंस मतलब इन्फिनाइट मतलब कितना होगा, 100 सेंटीमीटर होगा। 100 सेंटीमीटर ही उनके लिए इन्फिनाइट के बराबर, क्योंकि एटम्स छोटे से तो होते हैं। ठीक है। तो जब हम एटम जब इन्फिनाइट पे है तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 पे। ग्राफ हमारा 0 पे प्लॉट हो रहा है, मीन्स आर की वैल्यू क्या है, 0 है। लेकिन उससे भी कम होती जाएगी जब हम उसको थोड़ा जैसे पास लेके आएंगे, पास लेके आएंगे, वैसे वैसे ये जो है आर की वैल्यू जो है ये कम होती जाएगी और मिनिमम हो जाएगी। तो ये मिनिमम आ जाएगी। फिर जैसे ही रिपल्शन चालू होएगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ग्राफ जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। इधर पे पोटेंशियल एनर्जी जो है ये कम होती जा रही थी, जैसे जैसे मतलब हम वो एटम को पास ला रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो घटती जा रही है। ठीक है। लेकिन जैसे ही रिपल्शन चालू हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ गई। तो इस ग्राफ से यही शो हो रहा है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड आखिर बनते क्यों हैं। स्टेबिलिटी के लिए, मतलब बॉन्ड इसीलिए बनाते हैं, कोई भी एटम बॉन्ड इसीलिए बनाता है ताकि वो स्टेबल हो सके, और स्टेबल वो तभी होगा जब उसमें एनर्जी कम होगी। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। होप आप लोगों को समझ में आई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे आने वाली वीडियोस भी देखिए। इसके आगे मैं आपको पूरा केमिकल बॉन्डिंग कवर करवा दूँगी आगे की वीडियोस में। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं इतना ही समझा के छोड़ रही हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।